एक बार की बात है, प्रतापगढ़ नाम के एक राज्य में राजकुमार विशाल अपने पिता राजा चंद्रशेखर के साथ रहते थे। राजकुमार विशाल को विश्व का भ्रमण करने का बहुत शौक था और हमेशा से उनका ये सपना था कि वो पूरे विश्व का भ्रमण करे। एक दिन अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपने माता और पिता से विदा लेकर विश्व के भ्रमण पर निकले। उन्होंने अकेले कई दिन और कई रात तक भ्रमण किया। कुछ ही महीनों में उन्होंने काफी दूरी तय कर ली, लेकिन कुछ महीनों बाद उनके पास मौजूद सारा भोजन खत्म हो गया। अब उन्हें किसी मददगार की आवश्यकता थी। अब उनके पास ना खुद खाने के लिए भोजन था और ना ही अपने घोड़े को खिलाने के लिए चारा। अचानक चलते चलते उनको एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दिया, जिसे देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए। उन्होंने महल के बाहर अपने घोड़े को चढ़ने के लिए छोड़ दिया, जहाँ हरी हरी घासें थी। जब वो महल के अंदर गए तो वहाँ उन्हें टेबल पर बहुत स्वादिष्ट भोजन रखे हुए दिखे। भोजन को देखकर राजकुमार से सब्र नहीं हुआ और वो वहाँ बैठकर खाने लगे। तभी वहाँ पर एक डरावनी सी दिखने वाली चुड़ैल आई, जिसे देखकर राजकुमार घबरा गए। तभी चुड़ैल ने कहा, आप घबराइए मत राजकुमार, मैं सिर्फ दिखने में डरावनी और खतरनाक हूँ। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। लेकिन आपको देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे आप रोजाना इंसानों का मांस खाती हो। चुप हो जाओ। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हें लग रहा है वो सच है। मैं एक जादू की परी हूँ। कुछ डायनों ने मुझ पर जादू करके मुझे ऐसा बना रखा है। यदि तुम एक रात इस महल में गुजारोगी तो उन डायनों का जादू मेरे ऊपर से हट जाएगा। मुझे माफ करना, लेकिन एक चुड़ैल की उपस्थिति में मैं इस महल में एक रात कैसे गुजार सकता हूँ? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल ने राजकुमार को एक बहुत ही सुंदर परी की फोटो दिखाई और फोटो दिखाते हुए बोली, ध्यान से देखो, ये मेरी तस्वीर है। आप तो बहुत खूबसूरत हो। धन्यवाद। यदि रात भर रुककर तुम मुझ पर से ये जादू तोड़ने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मेरा नाम विशाल है और मैं विश्व के भ्रमण पर निकला हूँ। मैंने आधे से ज्यादा भ्रमण कर लिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। अब मैं तुमसे कल मिलूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली गई। राजकुमार थके होने के कारण गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसके सामने एक बहुत खूबसूरत परी खड़ी थी। वो अपनी फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुम तो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मेरा नाम सेजल है। तुमने मुझ पर से जादू हटाने में मेरी मदद की है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उसी दिन दोनों ने विवाह कर लिया और वह राजी खुशी रहने लगी। वो साथ में बहुत खुश थे। इसी तरह कुछ समय गुजर गया। एक दिन सेजल परी विशाल राजकुमार के पास आई और बोली, क्या बात है, तुम उदास क्यों लग रहे हो? मुझे मेरे पुराने घर की याद आ रही है। मुझे अपने बूढ़े माता पिता से मिलने की इच्छा हो रही है। अगर ऐसा है तो तुम्हें जाना चाहिए। जब तक तुम वापस लौट कर नहीं आ जाते, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर परी एक पोटली लेकर आती है, जिसके अंदर कुछ बीज थी। उन बीजों को देखकर राजकुमार कहते हैं, इसमें क्या है प्रिय? इसमें जादुई बीज है विशाल। तुम इसे लेकर जाओ और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन बीजों को फेंकते रहना। तुम जहाँ इन बीजों को फेंकोगे उस जगह तुरंत एक बहुत घना पेड़ उग जाएगा और वो पेड़ मुझे तुम्हारी सलामती का संकेत देगा। तुम सच में जादू की परी हो। तुम्हारे पास बहुत अद्भुत चीजें हैं। मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ विशाल। राजकुमार विशाल ने परी से विदा लिया और वो अपने घर की तरफ चल गया। राजकुमार कुछ दिनों तक जहाँ कहीं भी गया, उसने अपनी पोटली से निकालकर जादुई बीज फेंके और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत ही विशाल फलों से भरा हुआ पेड़ उग जाते थे। एक दिन उसे कुछ औरतें दिखाई दी जो बैठकर आपस में बातें कर रही थी। उनके पास में एक बर्तन में खाना उबल रहा था।
जबकि उसके नीचे आग भी नहीं जल रही थी। ये देखकर राजकुमार अचंभित हो गया और उन औरतों के पास जाकर बोला, ये आपके बर्तन में खाना कैसे बन रहा है, क्योंकि नीचे आग तो जल ही नहीं रही है। तभी उनमें से एक औरत बोली, अभी तुम्हें हमारी शक्तियों का अनुभव नहीं है। हम तीनों डायने हैं और हमारे अंदर बहुत शक्ति है। अरे जाओ जाओ, आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पास कितना जादू है। ऐसा कहकर राजकुमार अपनी पोटली से एक बीज निकालता है और उसे बगल में फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक बहुत विशाल पेड़ उग जाता है और उसमें फल भी लग जाते हैं। तभी एक डायन दूसरी डायन से कहती है, आखिर इसे ये जादू के बीज मिले कहाँ से? ऐसे बीज तो सिर्फ उस जादू की परी के पास ही थे जिसे हम लोग चुड़ैल बना कर आए थे। लगता है इस लड़के ने उस पर किया हुआ हमारा जादू तोड़ दिया है। इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसे अगले 3 महीने तक सुला देते हैं। राजकुमार समझ गया था कि ये वही डायन है जिन्होंने जादू की परी सेजल पर जादू किया था, लेकिन राजकुमार को ये समझते हुए देर हो गई थी। वो डायने अपने जादू से राजकुमार को 3 महीनों के लिए सुला देती है। जल्द ही जादू की परी सेजल को इस बात का पता चल गया कि राजकुमार के द्वारा लगाए गए सभी पेड़ मुरझा गए हैं और उनकी पत्तियां झड़ गई हैं। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। लगता है मेरा पति किसी मुसीबत में है। इतना सोचकर वो जादू की परी सेजल राजकुमार को ढूंढने निकल गई। वो अपने पति के द्वारा लगाए गए पेड़ों वाले रास्ते पर ही चल रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद उसको उसका पति सोया हुआ दिखा। उसने अपने मन में सोचा, ओहो, ये तो सो रहे हैं। मैं खामखा परेशान हो रही थी। विशाल, उठो, देखो मैं आपके पास आई हूँ। सेजल राजकुमार को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तो नींद से जागने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर सेजल कहती है, मैं कब से इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसको तो मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। इसके लिए मुझसे ज्यादा कीमती इसकी नींद है। हे जादू की हवा परी, इस इंसान को उठाकर मेरी नजरों से बहुत दूर कर दो। गुस्से गुस्से में सेजल के मुंह से बहुत गलत निकल जाता है। तभी वहाँ पर जादू की हवा परी आती है और सेजल के सामने से विशाल को उठाकर ले जाती है। तुरंत ही सेजल को अपने शब्दों के लिए अफसोस होने लगता है, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। ये मैंने क्या किया? गुस्से में आकर मैंने कितने गलत शब्द निकाल दिए। वो वहाँ बैठकर बुरी तरह रोने लगी। दूसरी तरफ जादू की हवा परी ने बहुत दूर ले जाकर राजकुमार विशाल को फेंक दिया। 3 महीने पूरे होते ही राजकुमार विशाल की नींद खुली तो उन्होंने अपने आप को किसी अनजान सी जगह पर पाया। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? इतना सोचकर राजकुमार विशाल चलकर थोड़ा आगे जाने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे 2 छोटी बच्चियाँ नजर आई, जिनके हाथ में एक जादुई कालीन और एक गायब होने वाली जादुई टोपी थी। दोनों आपस में लड़ रही थी। मुझे कालीन और जादुई टोपी दोनों चाहिए। लेकिन माँ ने हम दोनों को एक ही चीज लेने को कहा था। तुम दोनों चीजें कैसे ले सकती हो? उन दोनों को एक दूसरे से लड़ता देख राजकुमार विशाल उनके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? तुम दोनों छोटी बच्चियाँ आपस में लड़ क्यों रही हो? दरअसल बात ये है कि हमारी माँ एक जादूगरनी थी और वो मर चुकी है। मरने से पहले उन्होंने हमें ये जादुई कालीन और जादुई गायब होने वाली टोपी दी थी। अब ये कह रही है कि दोनों चीजें इसी को चाहिए। ऐसे भला कैसे हो सकता है? बस इतनी सी चीज के लिए तुम दोनों आपस में लड़ाई कर रही हो। मैं तुम्हारा झगड़ा अभी खत्म करवा सकता हूँ। लाओ, ये दोनों चीजें मुझे दे दो और तुम अपनी आंखें बंद करो। मैं अभी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके ये डिसाइड कर देता हूँ कि दोनों चीज किसको देनी है। वो दोनों बच्चियाँ ऐसा ही करती है। उनके आंखें बंद करते ही राजकुमार जादुई कालीन पर बैठकर वहाँ से रवाना हो जाता है। उड़ते उड़ते उसको जमीन पर एक झोपड़ी नजर आती है। वो झोपड़ी के पास रुकता है और अंदर जाता है। अंदर उसे एक बहुत खूबसूरत परी दिखती है जिसका नाम जाहिरा था। राजकुमार अंदर जाकर उस परी से कहता है, मेरा नाम विशाल है। मैं एक मुसाफिर हूँ, लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या आप खाने के लिए मुझे कुछ दे सकती हो? ठीक है, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिला दूंगी। आओ, यहाँ बैठ जाओ।
राजकुमार परी के पास जाकर बैठ जाता है। तभी परी ताली बजाती है और उसके सामने बहुत स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर राजकुमार अचंभित रह जाता है और कहता है, क्या तुम भी जादू की परी हो? हाँ, लेकिन तुम भी से क्या मतलब है? क्या तुम किसी और जादू की परी को भी जानते हो? हाँ, मेरी एक पत्नी है, वो भी जादू की परी है। कहीं उसका नाम सेजल तो नहीं है? हाँ, यही नाम है उसका, लेकिन तुम उसे कैसे जानती हो? वो मेरी बहन है। देखो, इत्तेफाक से तुम्हें भी यहाँ आना हुआ। फिलहाल तुम खाना खाओ। राजकुमार भरपेट खाना खाता है। उसके खाना खाते ही प्लेट वहाँ से अपने आप गायब हो जाती है। फिर राजकुमार कहता है, आप तो जादू की परी है ना? आपके लिए मुझे इस जगह से निकालना बहुत आसान होगा। कृपया कर मुझे मेरी पत्नी के पास छोड़ दीजिए, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? इससे मुझे क्या लाभ होगा? मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगी। सीधा सीधा कहिए, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। लेकिन मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद राजकुमार जाहिरा परी की शर्त मंजूर कर लेता है और फिर वो दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद जाहिरा परी ताली बजाते हुए कहती है, हे हवा की परी, जल्दी मेरे समक्ष आओ। उसके इतना कहती ही हवा की परी वहाँ आ जाती है और वहाँ बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें इस युवक को और मुझे हमारी मंजिल तक छोड़ना होगा। ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगी, लेकिन उससे पहले राजकुमार को मेरी शर्त मंजूर करनी होगी। तुम कैसी शर्त की बात कर रही हो? कहीं तुम भी तो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। मेरी शर्त ये है कि तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। लेकिन मैं तो पहले ही दो विवाह कर चुका हूँ। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मेरी शर्त मंजूर नहीं की तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक कभी नहीं लेकर जाऊंगी। और तुम अपनी मंजिल से इतनी दूर हो कि पैदल चलकर जाने में तुम्हें 30 साल लग जाएंगे। राजकुमार के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो उसे भी विवाह के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद हवा परी के साथ राजकुमार विवाह कर लेता है। फिर हवा परी जाहिरा परी और राजकुमार को लेकर सीधा सेजल परी के पास पहुँचती है। वो अपनी बहन जाहिरा परी को देखकर बहुत खुश होती है। बहन, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पर अब हम मिल चुके हैं। अब हम साथ साथ रहेंगे। सेजल परी को बताया जाता है कि राजकुमार का जादू की तीनों परियों से विवाह हो चुका है। उसके बाद वो तीनों जादू की परियां एक साथ जादू करके राजकुमार को उनके असली घर पहुंचा देती है और खुद भी राजकुमार विशाल की पत्नी बनकर उनके साथ वहां रहने लगती है और सभी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। आज तो मजा ही आ गया मेले में घूमकर। काश ऐसा मेला हमारे गांव में भी लगता तो हमें इतनी दूर नहीं आना पड़ता। मेरा तो अभी भी मन नहीं भरा गोलगप्पे और कुल्फी खाकर। देखो तो, एक तो सारे गोलगप्पे और कुल्फी अकेली ही खा गई और कहती है मन नहीं भरा। सच में कितनी चटोरी है तू। अच्छा जल्दी चलो, वरना देर से पहुँचे तो माँ हमें बहुत डांटेंगी। ऐसा कहकर तीनों बहनें तेज तेज कदमों से चलने लगी। तभी शीला को बहुत जोरों की प्यास लगी। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। मीना, तुझे कोई कुआं या तालाब आसपास दिखाई दे रहा है क्या? मीना ने आसपास नजर घुमाई, तभी दूर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। अरे शीला, दूर एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। लगता है उस झोपड़ी के पास कोई कुआं जरूर होगा। चलो चलकर देखते हैं। तीनों बहनें उस झोपड़ी के पास गयी। तभी उन्हें झोपड़ी के पास एक कुआं दिखाई दिया। शुक्र है पानी मिल गया, नहीं तो प्यास के मारे आज मेरी जान ही निकल जाती। प्यास तो मुझे भी लग रही है। चलो जल्दी से पानी पीकर चल पड़ते हैं। तीनों बहनें पानी पी ही रही थी कि तभी उन्हें किसी के कढ़ाने की आवाज सुनाई दी। तीनों बहनों ने इधर उधर देखा, तभी उन्हें चारपाई पर लेटी एक औरत दिखाई दी। वो उन तीनों बहनों से बोली, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? मैं कुएं से पानी नहीं खींच सकती क्योंकि मैं गर्भवती हूँ और मेरे पति भोजन की तलाश में गए हैं। उन्हें आने में समय लगेगा। गर्भवती औरत की ये बात सुन शीला बोली,
अरे जब तुमसे अपना शरीर संभाला नहीं जाता तो गर्भवती क्यों हुई? देखो तो कितना बड़ा पेट लटका कर बैठी हूँ, ढोलक की तरह। जब खुद से कुछ काम नहीं किया जाता तो गर्भवती होने की क्या जरूरत थी? मुझे तो बहुत हंसी आ रही है इसका पेट देखकर। भला इतना मोटा तबले की तरह पेट लेकर कौन रह सकता है? मैं तो कभी गर्भवती नहीं होना चाहती। मैं तो इतना मोटा पेट लेकर रह ही नहीं पाऊंगी। चलो मीना और शीला दीदी, हम पेट भर पानी पीकर यहाँ से चलते हैं। हम क्या इसके नौकर हैं? हाँ, चलो पानी पीते हैं। बेचारी औरत दर्द से करहा रही थी, उसे प्यास भी लगी थी, लेकिन तीनों बहनों ने उस पर तरस नहीं खाया। तब उस औरत का पति, जो कि एक साधु था, इतने में वहाँ आ पहुँचा और गुस्से से बोला, खबरदार, अगर कोई से पानी पिया तो तुमने मेरी पत्नी का मजाक उड़ाया, मुसीबत में उसकी मदद नहीं की। एक गर्भवती औरत को दर्द से करहाते देख तुम्हें उस पर जरा भी दया नहीं आई, इसलिए मैं तुम तीनों को श्राप देता हूँ। तुम अभी के अभी गर्भवती हो जाओ, तभी तुम्हें पता चलेगा कि गर्भवती स्त्री की तकलीफ क्या होती है। इतना कहकर साधु ने तीनों बहनों को गर्भवती होने का श्राप दे दिया। फिर तीनों बहनें रोती हुई मुंह छुपाते हुए घर आई। तभी उनकी माँ सुनीता बोली, आ गई तुम तीनों मेला घूमकर, और तुम तीनों के पेट को क्या हो गया? मेले में लगता है तुम तीनों ने कुछ ज्यादा ही चाट पकौड़ी खा ली। रुको, मैं अभी तुम तीनों को हिंग की गोली देती हूँ। कल सुबह तक तुम्हारा फूला हुआ पेट एकदम ठीक हो जाएगा। माँ की बात सुन शीला रोते हुए बोली, माँ, ये पेट चाट पकौड़ी खाने से नहीं, चाट पकौड़ी से नहीं, बल्कि साधु बाबा के दिए हुए श्राप की वजह से फूला है। साधु का श्राप? माँ, हम गर्भवती हैं। माँ, कुछ करो। माँ, हमने साधु की गर्भवती पत्नी का मजाक उड़ाया था। ये कहते हुए गीता ने रोते हुए सारी बात बताई। ये सुनते ही उन तीनों की माँ सुनीता गुस्से से बोली, हे भगवान, ये तुमने क्या कर डाला? तुम तीनों शादी के लायक हो चुकी हो, लेकिन दिमाग रत्ती भर भी नहीं है। लोगों को पता चलेगा तो तरह तरह की बातें करेंगे, समाज में रहना मुश्किल कर देंगे, फिर तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। हे भगवान, कैसे मुसीबत में डाल दिया मुझे इन तीनों नाशपीटियों ने। माँ, अब हमें बुरा भला कहती रहोगी। हम अपनी गलती मानते हैं, हमसे गलती हो गई, लेकिन कोई रास्ता ढूंढो ना हमें इस श्राप से छुटकारा दिलाने का। अब तो बस एक ही रास्ता है, मुझे उन साधु बाबा के पास ले चलो, मैं उनसे चलकर माफी मांगती हूँ। नहीं माँ, साधु बाबा बड़े गुस्से में हैं। अगर उन्होंने श्राप देकर आपको भी गर्भवती बना दिया तो फिर लोग क्या कहेंगे? मैं क्या करूँ लड़कियों का? हे भगवान जी, इन्हें सद्बुद्धि दो थोड़ी। मैंने कहा मुझे वहाँ ले चलो, अगर तुम दोबारा से ठीक होना चाहती हो तो। ठीक है माँ, हम आपको वहाँ ले चलते हैं। चलने से पहले तुम तीनों घूंघट कर लो, अगर किसी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और हाँ, रास्ते में तुम तीनों अपना मुंह बंद रखना। माँ के कहने पर शीला, मीना और गीता ने अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया और अपनी माँ के पीछे पीछे चलने लगी। तभी पड़ोस की कमला मौसी उन तीनों को घूंघट में देख सुनीता से बोली, अरे सुनीता, ये तीनों घूंघट में कौन जा रही है तेरे साथ? इनका पेट देखकर तो लगता है ये गर्भवती है। कमला मौसी, ये तीनों मेरी चचेरी बहन की बेटियां हैं, आज ही मुझसे मिलने आई है। हाँ, तीनों गर्भवती है और मेरे यहाँ कुछ दिन रुकने आई है। ओह अच्छा, लेकिन इन्होंने घूंघट क्यों कर रखा है? वो दरअसल तीनों थोड़ी शर्मीली है ना, इसलिए। अच्छा कमला मौसी, चलती हूँ, इन्हें वैद्य जी के पास लेकर जाना है। ये कहते हुए सुनीता अपनी तीनों गर्भवती बेटियों को लेकर फौरन वहाँ से चल दी। माँ, आपने हमें बचा लिया, नहीं तो कमला मौसी के सामने हमारा भेद खुल जाता। अच्छा, अब तुम चुप रहो और बताओ साधु बाबा की झोपड़ी कहाँ है? माँ, साधु बाबा की झोपड़ी सामने जो बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है उसके पास ही थी। फिर सुनीता अपनी तीनों बेटियों को लेकर झोपड़ी के पास गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। झोपड़ी बिल्कुल खाली थी। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना साधु ना उनकी गर्भवती पत्नी। आखिर कहाँ चले गए दोनों? ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, अब हमारा पेट ठीक कैसे होगा? ये तुम तीनों को किसी का मजाक उड़ाने से पहले सोचना चाहिए था। अब भुगतो, भगवान ने मुझे 3 बेटियां दी, लेकिन दिमाग किसी एक के पास भी नहीं दिया। मेरे तो कर्म ही फूट गए। अब मैं समाज को क्या जवाब दूंगी? बिन ब्याही गर्भवती बेटियों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, चलकर आसपास बाबा को ढूंढते हैं, शायद यहीं कहीं मिल जाए। माँ बेटियों ने साधु बाबा को बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। फिर थक हार कर सुनीता अपनी बेटियों संग घर वापस लौट आई। तभी अचानक पड़ोस में रहने वाली कमला मौसी उनके घर आ धमकी। सुनीता बहन, मैं बड़ी देर से तुम्हारी राह देख रही थी। सुबह से तुम्हारी तीनों बेटियां कहीं नजर नहीं आई, कहाँ गई है तीनों?
वो अपनी मौसी के घर गई है, थोड़े दिन बाद आ जाएगी। और ये तीनों, तुम्हारी चचेरी मौसी की बेटियों की तबीयत तो ठीक है ना? वैद्य जी ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस आराम करने के लिए कहा है। ओह अच्छा, बेचारियाँ गर्भवती है ना, इसलिए तबीयत तो खराब होगी ही। लेकिन इन्हें घूंघट तो हटाने बोलो। यहाँ कौन से इनके ससुर या जेठ बैठे हैं? हम ही दोनों तो हैं, हमसे कैसा घूंघट करना। वो कमला मौसी, वो क्या लगा रखा है? मुझे तो इन तीनों का सुंदर मुखड़ा देखना है। कमला मौसी, रात बहुत हो गई है, तीनों थककर सो गई हैं। कल मिल लेना, अभी आप जाओ। कमला मौसी तो चली गई, लेकिन कमला मौसी मन ही मन बोली, जरूर कुछ दाल में काला है जिसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। मुझे इसके घर पर नजर रखनी होगी। जरूर सुनीता कुछ छुपा रही है। आखिर कब तक ये सच्चाई गांव वालों से छुपी रहती? एक दिन सुनीता सब्जी लाने बाजार गई, तभी पीछे से कमला मौसी सुनीता के घर जा पहुंची और अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। ये देख कमला मौसी बोली, हाय दैया, तुम तीनों तो अपनी मौसी के घर गई थी ना? वहाँ से कब आई? और ये तुम तीनों का पेट इतना निकला हुआ क्यों है? तीनों का निकला हुआ पेट देख कमला मौसी को समझते देर नहीं लगी कि वो तीनों बहनें गर्भवती है। इसका मतलब तुम तीनों गर्भवती हो? हे भगवान, कैसा कलयुग आ गया है। छी, तुम तीनों कहाँ से अपना मुंह काला करा के आई हो? कम से कम अपनी माँ की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। कमला मौसी की बात सुन तीनों बहनें रोने लगी। इतने में सुनीता भी बाजार से लौट आई। वहाँ कमला मौसी को देख सुनीता हैरान होते हुए बोली, कमला मौसी, आप यहाँ इस वक्त? हाँ मैं, जिसे तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, मुझे सब पता चल गया है कि तेरी तीनों बेटियां बिन ब्याही माँ बनने वाली हैं। अभी तो ये बात तो मुझे पता चली है, कुछ ही देर में पूरे गांव में आग की तरह फैल जाएगी। तब तू क्या करेगी? कभी सोचा है तू अपनी तीनों बेटियों को लेकर कहाँ जाएगी? इतना कहकर कमला मौसी वहाँ से चली गई। तभी सुनीता की बड़ी बेटी शीला रोते हुए बोली, माँ, आपने कमला मौसी को सच क्यों नहीं बताया? हमारी वजह से आपकी कितनी बदनामी होगी। बताती भी तो कौन सा वो मेरी बात में विश्वास करती? माँ को हमारी वजह से लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। हम तीनों का मर जाना ही अच्छा है। तुम तीनों रोना बंद करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। चलो हम सब मिलकर शिव जी के मंदिर चलते हैं। सुनीता अपनी तीनों बेटियों को लेकर शिव जी के मंदिर जा पहुँची। तभी आसपास खड़े गांव वाले उन तीनों को देखकर तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन सुनीता और उसकी तीनों बेटियों ने उन पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। तभी तीनों की नजर साधु बाबा और उनकी पत्नी पर गई, जो वहीं मंदिर में बैठे हुए थे। तभी सुनीता की बड़ी बेटी शीला खुश होते हुए बोली, माँ देखो, वो रहे साधु बाबा और उनकी पत्नी वहाँ बैठे हुए हैं। भगवान शिव जी ने हमारी सुन ली। चलो गीता और मीना चलकर साधु बाबा और उनकी पत्नी से माफी मांगते हैं। हे शिव शंकर, आपने हमारी लाज रख ली। आपने हमें साधु बाबा और उनकी पत्नी से मिलवा दिया। चलो तीनों जल्दी चलो और चलकर उनसे माफी मांगो। सुनीता अपनी तीनों बेटियों को लेकर साधु बाबा के पास गई और उनसे सर झुकाकर माफी मांगी। हे साधु संत, मेरी नादान बेटियों से भूल हो गई, कृपया कर इन्हें क्षमा कर दीजिए। मैं इन घमंडी लड़कियों को कभी माफ नहीं करूँगा। जाओ यहाँ से। नहीं साधु महाराज, आप ऐसा मत कहिए। आप भगवान शिव जी के मंदिर में बैठे हैं और आप तो जानते ही हैं शिव जी कितने दयालु हैं। वो अपने सभी भक्तों को क्षमा कर देते हैं और आप भी तो शिव भक्त हैं। मेरी बेटियों को क्षमा कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी तीनों बेटियों को श्राप से मुक्त कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। बताइए, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम्हें अपनी बेटियों के लिए बलिदान देना होगा, तुम्हें अपना जीवन त्यागना होगा। हाँ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। नहीं माँ, हम आपको हमारी वजह से इतना बड़ा बलिदान नहीं देने देंगे। हम तीनों बेटियाँ अपनी जान दे देंगी। साधु बाबा, अगर आप ऐसी शर्त रखेंगे तो हम तीनों इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हम अपनी माँ को खोना नहीं चाहते। हमने गलती की है तो सजा भी हमें मिलनी चाहिए, हमारी माँ को नहीं। माँ बेटियों के बीच इतना प्यार देखकर साधु बाबा को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया। परंतु मेरी एक बात ध्यान रखना, आज के बाद कभी भी किसी मुसीबत या संकट में पड़े असहाय व्यक्ति का मजाक मत उड़ाना। सुनीता की तीनों बेटियां वादा करती है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगी। ऐसा कहते ही तीनों अपनी पुरानी अवस्था में वापस लौट आई।
फिर सुनीता और उसकी तीनों बेटियां साधु बाबा और उसकी पत्नी का धन्यवाद कर खुशी खुशी घर लौट आई। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।